ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आप सबका वापस से स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कठिन इकोनॉमिक इश्यूज़ को आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसका नाम न ही शुद्ध हिंदी और न ही प्योर इंग्लिश में दिया है, बल्कि हमने सीरीज़ का नाम हिंग्लिश में दिया है। हम ऐसे ही कुछ हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक्स के बाज़ार में छाए हुए मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में हमने आज से पहले 4 मुद्दों पर तफसील से बात करी है, जैसे भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का एक कंपैरिजन, इंडस वाटर ट्रीटी पर हमने बात करी है कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। इसी प्रक्रिया में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो है पंजाब के क्या हालात हैं बासमती चावल के कल्टीवेशन को लेकर। पंजाब बड़ी समस्या से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो बासमती चावल उगाता है। ये वही बासमती चावल है जो एक वक्त पर पंजाब की अमीरी का कारण था। आज यही चावल पंजाब के लिए दुख का कारण है। ऐसा क्या हो गया बासमती चावल के कल्टीवेशन के कारण, जिस कारण से पंजाब को दुख झेलने पड़ रहे हैं? एक एक करके इस मुद्दे पर बात करते हैं। द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज बासमतीज ब्लेसिंग, पंजाब कर्स, कि भाई बासमती का तो आशीर्वाद है भारत को, लेकिन ये पंजाब के लिए एक अभिशाप बन गया है। और कारण यह है कि पंजाब का भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर, बोरिंग खत्म पे खत्म होते जा रहे हैं। 30-40 साल के बाद शायद ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी शून्य हो जाए, अगर यथास्थिति यही तरीका चावल उगाने का बना रहा तो। इस मुद्दे पर तफसील से बात करेंगे। आपको जानकर अचंभा होगा कि 1 किलो चावल, मात्र 1 किलो चावल का कल्टीवेशन करने के लिए हमें लगभग 2500 लीटर, फॉर 1 kg कल्टीवेशन ऑफ राइस, 1 किलो चावल उगाने के लिए 2500 लीटर पानी का उपयोग करना पड़ता है। कहाँ से आएगा इतना पानी? नदियों के लिए तो संभव नहीं है कि एक ही इलाके में, पंजाब के इलाके में, इतना पानी अवेलेबल करवा दिया जाए, वो भी मन चाहे वक्त पर। संभव नहीं है। तो फिर रास्ता निकाला गया बोरिंग, ग्राउंड वाटर। इस बेतरतीब तरीके से जमीन में छेद करे गए ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करा गया कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन लेवल उसके रिप्लेनिशमेंट लेवल से कहीं ज्यादा है। पंजाब आज 1 लीटर पानी अगर जमीन में पहुंचाता है बरसात से, तो लगभग 1.5 लीटर पानी जमीन से निकाल लेता है। आप समझ चुके होंगे यह गणित ज्यादा दिन नहीं चल सकता कि आप 1 लीटर पानी का रिचार्ज करें, लेकिन अगले साल आप 1.5 लीटर पानी निकाल लें। आप इसीलिए 1.5 लीटर निकाल पा रहे हैं क्योंकि पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है। आपको प्रकृति ने मिलियंस ऑफ ईयर्स का भंडार दिया है। आप उसे बेतरतीब तौर पे फिलहाल तो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाएगा। एक एक करके बात करते हैं कि चावल का कल्टीवेशन, खासतौर पर बासमती चावल का कल्टीवेशन क्यों एक चैलेंज है। जो चावल के खेत होते हैं वो पानी से भीगे रहते हैं लगभग साल भर, या लगभग चावल के पूरे सीजन में चावल के खेत पानी से भीगे रहेंगे, एक्सेप्ट 2-3 हफ्ते जब चावल की कटाई की आवश्यकता है, तब पानी को निकास दे दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मजदूर चावल काटेंगे कैसे? वरना पूरे चावल के सीजन में खेत को पानी में डूबा रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कितने पानी की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट वही कह रहा है कि स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है, जो खड़ा हुआ चावल होता है, वो पूरे सीजन भर पानी की डिमांड करता है। और अभी हमने एक फैक्ट देखा कि 1 kg चावल लगभग आपका 2500 लीटर पानी का उपभोग कर जाता है। पानी की डिमांड पर बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है अगर कोई इलाका चावल उगाता है तो। खैर, पंजाब ने यह रास्ता चुना था ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। 1966 में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पंजाब ग्रीन रिवॉल्यूशन पे उतरा।
भारत के लिए भरपूर खाने के लिए अनाज उत्पन्न करके दिया, और उसका लाभ, उसके नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं। दुनिया में 75% बासमती चावल की सप्लाई भारत करता है। 100 किलो अगर बासमती दुनिया में जाता है तो 75% भारत सप्लाई करता है। इसमें लगभग आधी हिस्सेदारी पंजाब की है। एक बात आप समझ सकते हैं कि भारत 75%, उसमें लगभग आधी हिस्सेदारी पंजाब की है बासमती चावल सप्लाई करने की। पिछले 30 सालों में पंजाब से बासमती का एक्सपोर्ट 37 टाइम्स बढ़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। और 70% बासमती चावल वेस्ट एशियन नेशंस, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहां पर एक्सपोर्ट होता है। यह पंजाब की बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन यह सक्सेस एक बड़ी कीमत पे आई है। बड़ी कीमत यह है कि पंजाब को बहुत पानी की आवश्यकता पड़ी। नदियों और नहरों से अंतिम किसान के अंतिम खेत तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका। नतीजा, उसने बोरवेल्स करा लिए, बोरिंग करा लिए, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करा। ये पूरा पानी है ग्राउंड वाटर, इसमें जो ये हिस्सा है ये पंजाब एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो ये हिस्सा है ये पंजाब रिचार्ज कर रहा है। एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, रिचार्ज कम कर रहा है। कुछ सालों बाद ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। 1.6 टाइम्स ऑफ द रिचार्ज इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। अगर 1 लीटर पानी डालता है पंजाब बरसात से वापस अपने भूमि के अंदर ग्राउंड में, तो 1.6 लीटर वो एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। यह कहानी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। हम इस बुरे स्थिति में पहुंचे कैसे? 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। सरकार ने बहुत इंसेंटिव दिए चावल और गेहूं उगाने के लिए। इंसेंटिव्स कुछ इस प्रकार थे कि भाई बिजली फ्री ले लो, बोरिंग सब्सिडाइज रेट पर करवा लो। नतीजा, फार्मर्स ने गहरे बोरिंग कराए ताकि 24 घंटे पंपिंग हो सके। बोरिंग करा लो, पंप लगा दो, पंप चालू रखो, चावल के खेत भीगे रहेंगे पानी से। बिजली के बिल का भय नहीं, क्यों? सरकार ने बिजली फ्री कर दी। नतीजा, बहुत पानी एक्सट्रैक्ट हुआ। बासमती का एक्सपोर्ट तो बढ़ा, लेकिन जब चावल एक्सपोर्ट होता है तो सिर्फ चावल ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसके साथ वो 2500 लीटर हर किलो चावल के साथ पानी भी एक्सपोर्ट हो जाता है। ग्राउंड वाटर तेजी से गिरने लगा। ये सब इंसेंटिव्स सरकार ने दिए पंजाब के किसानों को। एक्सपोर्ट्स में सहायता दी कि तुम चावल उगाओ, एक्सपोर्ट करो। बिजली फ्री दी, इस कारण से बहुत गहराई से बड़े गहरे सबमर्सिबल पंप्स लगाकर भी किसानों ने पानी एक्सट्रैक्ट करा, क्योंकि बिजली का खर्चा आ नहीं रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उससे एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कृषि उपज मंडी सरकार ने लगाई, और वहां पर किसानों से गेहूं और चावल की खरीदारी शुरू करी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ऑफर करा कि भाई बाजार में कभी भाव गिर जाए तो तुम चिंता मत करना, हम तुमसे कम से कम इस भाव पर खरीद लेंगे, तुम तो बस चावल उगाओ। उस वक्त की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि खाने के लिए अनाज ही उत्पन्न नहीं था, अवेलेबल नहीं था उस मात्रा में जितनी आवश्यकता थी। नतीजा, हमें एक यूएस के PL 480 प्रोग्राम पर निर्भर रहना पड़ रहा था, जहां जानवरों को खाने की क्वालिटी का अनाज यूएस हमें जहाज में भर के बेचता था। हमने बोला ये जिल्लत और नहीं सहेंगे, और अपना ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करेंगे, जो कि नॉर्मन बोरलॉग और भारत के साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने भारत में ड्राइव करा। उसी प्रक्रिया में सरकार ने ये सब इंसेंटिव्स दिए पंजाब के किसानों को, और उन्होंने गजब का काम करते हुए भारत में गेहूं और चावल दोनों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। लेकिन इसकी कीमत चुकानी है, अभी आगे देखते हैं। एक प्रकार से मोनोकल्चर हो गया पंजाब में, खास तौर पर गेहूं चावल गेहूं चावल।
चावल खरीफ की फसल है, बरसात में चावल लगा लो, पानी एक्सट्रैक्ट करो बोरिंग से, अगले ठंड आ जाएगी बरसात के बाद, तब गेहूं लगा दो, गेहूं की कटाई होगी फिर चावल पे आ जाओ। तो खरीफ में चावल लगा लो और रबी में गेहूं, बस यही दो चल रहा है। मिट्टी खराब होगी, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ग्राउंड वाटर कम होता चला जाएगा। इस बीच पंजाब सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स देने का प्रयास करा जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। सरकार ने किसानों को कहा कि आप सीधे बीज बोइए अपने खेत में बजाय कि ट्रांसप्लांट करके, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन से जब बीज बोए गए तो उसमें अधिक पानी की आवश्यकता थी। सरकार ने कहा सीधे खेत में बीज बो, ट्रांसप्लांटेशन का तरीका ना अपनाते हुए, और इसके लिए हम तुम्हें पैसा भी देंगे। फार्मर्स ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम तो अपनी पद्धति से ही करेंगे। दूसरा, सरकार ने कहा कि मक्का और दालों पर शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि पंजाब का जो नेचुरल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो सेमी एरिड है। पंजाब औसत साल में 40 सेंटीमीटर की बरसात रिसीव करता है। 40 सेंटीमीटर की बरसात के लिए उपयुक्त क्रॉप दालें हैं, जैसे चने की दाल और मक्का है। लेकिन पंजाब लगा क्या रहा है? चावल, जिसको कितना पानी चाहिए? औसत 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल वाले इलाके में चावल होना चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल। लेकिन पंजाब उगा रहा है उसे बोरिंग कर करके। तो सरकार ने बोला भैया ऐसा मत करो, अब उस वक्त आपकी जरूरत थी, अब अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदल लो, क्योंकि आप एक सेमी एरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हो जहां 40 सेंटीमीटर ही बरसात होती है। लेकिन फिर बात ऐसी है कि सिर्फ इतना बोल देने मात्र से कोई अपने खेती का पैटर्न नहीं बदलेगा। अगर आज मैं पंजाब में हूं अगर, और चावल की बजाय मैं दाल की खेती करने लगूं, लेकिन सारा आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो चावल का है। पास में चावल की मिल है, जो हार्वेस्टर एक्सट्रैक्ट करता है वो चावल की सेटिंग वाला है, उसकी जो मशीन है वो चावल को एक्सट्रैक्ट करने की सेटिंग पर है। मैंने दाल तो लगा ली, अब मुझे मशीनरी ही नहीं मिल रही है दाल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आसपास दाल मिले ही नहीं है, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा आप दाल नहीं लगाऊंगा, चावल ही लगाते रहो। तो जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रॉप का, वो भी इंपैक्ट डालता है कि कौन सा क्रॉप किसान उगाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में सोयाबीन लगाएंगे तो आपके आसपास अतः इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोयाबीन की ऑयल प्रोसेसिंग हो जाएगी, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत आसानी से हार्वेस्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन भूल के अगर आपने कोई विदेशी क्रॉप लगा लिया, मान लीजिए चिया सीड्स या अलसी, आपको बहुत तकलीफ आएगी उसके एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ढूंढने में। आपको मशीनरी नहीं मिलेगी जो कि उसे हार्वेस्ट कर सके, आपको फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी जो उसे प्रोसेस कर सके। आप निराश हताश होकर वापस सोयाबीन की खेती शुरू कर देंगे। ऐसे ही पंजाब में है, वो कह रहे हैं कि भाई बरसों से चावल लगा रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास का इकोसिस्टम चावल के इर्द गिर्द बना है, और अब आके एक दिन बोल रहे हो कि मक्का लगा लो और दाल लगा लो, हमसे ना हो पाएगा। यही पंजाब के किसान कह रहे हैं कि वी आर स्टक विथ राइस। एक प्रकार से वी आर राइडिंग अ टाइगर। राइडिंग अ टाइगर मतलब चढ़ तो गए हैं उस पर अब ना उसको रोकते बन रहा है ना उससे उतरते बन रहा है। अगर उतरे तो हमें खा जाएगा, अगर चावल की खेती बंद करी तो बुरी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। इसलिए वी आर स्टक विथ राइस। दूसरा, चावल अच्छा आर्थिक रिटर्न तो दे रहा है फिलहाल, लेकिन इकोलॉजिकली हार्मफुल है। इनकम सिक्योरिटी भी बनी रहती है चावल से, खासतौर पर बासमती से, और बरसों का निवेश हुआ है आसपास, इतनी आसानी से बदलाव नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? ठीक है भाई, चावल उगाइए लेकिन पानी का कम उपभोग करिए। क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका दुनिया के सामने है, वो है इजराइल का मॉडल, जहां वो किसानों को एक न्यूनतम स्तर पे पानी अलोकेट कर देते हैं कि भाई ये पानी है तुम्हारे हिस्से का, जो उगाना है उगाओ। अगर इससे ज्यादा पानी की डिमांड करोगे तो हेवी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पानी तो मिल जाएगा। किसान खुद ही सोचेगा कि ठीक है, मेरे इलाके में बरसात इतनी होती है, मुझे इतना पानी अलोकेटेड है, ये वाली फसल लगाता हूं, बजाय कि चावल के जिसमें मुझे बहुत ज्यादा पानी की डिमांड होगी और बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स एक एग्रो क्लाइमेटिक डिसिप्लिन ले आता है फार्मर्स में, जो कि इजराइल का मॉडल है।
इजराइल अपना 96% वेस्ट वाटर ट्रीट करता है और एग्रीकल्चर को सप्लाई करता है, और हम शायद 5% भी अपना वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं करते हैं। ऐसे ही पानी पे भी टैरिफ हैं अलग अलग। अगर रिसाइकल किया हुआ पानी किसान तक सप्लाई हो रहा है तो उसे सस्ता मिलेगा, और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरी तो मान्यता नहीं है कि रिसाइकल वाला पानी इस्तेमाल हो खेती में, मुझे तो साफ नदी का ही पानी दो, तो भाई ठीक है, ज्यादा पैसा दे दो। तो टेरिफ इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ वाटर यू आर यूजिंग। इससे क्या होता है कि रिसाइकल्ड वाटर के प्रति लोगों की जागरूकता और डिमांड बढ़ती है, और पानी रिसाइकल भी होता है क्योंकि उसकी डिमांड बनी रहती है। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई इजराइल ने कि भाई चावल जैसी फसलें या कोई भी कृषि की फसल में कम से कम पानी इस्तेमाल करिए, और हो सके तो रिसाइकल्ड पानी इस्तेमाल करिए। कुछ लोकल इनोवेशंस हुए हैं जो पंजाब अडेप्ट कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े नतीजे फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। चावल को सीधे खेत में लगाने से बेहतर है कि उसे रेज्ड बेड्स, मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर चावल लगाएं, जिससे कि पानी की रिक्वायरमेंट चावल को कम होती है। जो भी नदी नाले तालाब हैं जिसमें मिट्टी जमा हो गई है, उन्हें उनका गहरीकरण करा जाए, इसी को भारी अंग्रेजी में कहते हैं हम। उन्हें रिपेयर करा जाए, रेजुविनेट करा जाए, रेनोवेट करा जाए, जिससे कि पानी की अवेलेबिलिटी साल भर रहे। अगर चावल की बोनी बरसात के आसपास करी जाए तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि जब आप बीज बोएंगे उसके जस्ट 1-2 दिन में अगर बरसात आ गई तो आपको पानी चलाना नहीं पड़ेगा। वही पंजाब सरकार कहती है कि आप आपके खेत में बीज मॉनसून की अराइवल लगभग 10 जून के बाद बोइएगा। इससे आपको आपके बोरिंग कम चलाने पड़ेंगे। सब्सटेंशियली वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर 10 जून के बाद चावल की खेती करी जाए तो। क्या सॉल्यूशन है कि भाई पानी बचाओ, ड्रिप्स, स्प्रिंकलर्स और इजराइल मॉडल ऑफ इरिगेशन अपनाया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ चावल ही क्यों खरीफ में आप दूसरी दालें लगा लीजिए, आप तिलहन लगा लीजिए, रबी में आप सरसों लगा लीजिए, चना लगा लीजिए। सिर्फ चावल उगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी भी कम होती है। भविष्य का कोई भी सॉल्यूशन निकले तो अकेले लैब में बैठकर साइंटिस्ट या रायसीना हिल्स में बैठकर अफसर और मंत्री संतरी तय ना करें, बल्कि अलग अलग कोलैबोरेटर्स हों, जैसे पॉलिसी मेकर्स हों, फार्मर्स हों, और वो सब कम्युनिटीज हों जैसे मजदूर, जिन पर चावल की खेती हो या ना हो इसका असर पड़ेगा। एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भविष्य में हमें चावल की उत्पादकता तो बढ़ानी है, लेकिन साथ में जो हम हैवी यूज ऑफ रिसोर्सेस खास तौर पर वाटर कर रहे हैं उसे सब्सटेंशियली कम करने की आवश्यकता है। अगर नहीं सीखे तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहला सिनेरियो है अगर नहीं सीखे और जो चल रहा है वैसा चलने दो रखा तो 30 साल में पंजाब अपना ग्राउंड वाटर खो देगा, खत्म। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी उपाय कर लिए, पार्शियल इंटरवेंशन कर लिए, तो उम्मीद है कि अगले 50 साल तक पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर बड़े बदलाव कर लिए, जैसे इजराइल मॉडल ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर एंड चार्जिंग टेरिफ्स बेस्ड ऑन वाटर क्वालिटी, तो लंबी अवधि तक पंजाब में पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, राइस का कल्टीवेशन भी पॉसिबल हो पाएगा, और ये हल 5 से 10 साल में लागू हो सकता है। वही ये पॉइंट कह रहा है। कुल मिलाकर कुछ कदम फिलहाल उठाने की जरूरत है, इमीडिएट एक्शंस, कुछ कदम मीडियम टर्म 5 से 10 साल, और कुछ कदम लंबी अवधि के लिए ध्यान में रखकर सरकार को लेने की आवश्यकता है। अगर ये सब चीजें करी जाएं तो पंजाब का एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो सकता है, भारत की फूड सिक्योरिटी बनी रह सकती है। उम्मीद है आपको ये मुद्दा समझ आया होगा कि व्हाट इज द वाटर क्राइसिस बीइंग फेस्ड बाय पंजाब। ऐसे ही और इकोनॉमिक्स के जटिल मुद्दों को आसान समझ के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे अपनी ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।